नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन के सेट 13 को, टेस्ट 13 को, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने 12 टेस्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सेट में आपको 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न हैं, मैथ और आपको रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर उसको प्राप्त आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जीके और जीएस के प्रश्नों पे। तो जीके और जीएस में पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो होता है फीमर, जो जांघ की हड्डी को हम लोग कहते हैं। और उसके बाद सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपिस। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे, सबसे लंबी आपको फीमर और सबसे छोटी स्टेपिस जो कान की हड्डी होती है, दोनों याद रखेंगे। और सेट बनाने का मज़ा तभी आएगा जब आप वीडियो को पॉज करें और प्रश्नों का उत्तर आप अपने से देने का प्रयास करें, उसके बाद आंसर का मिलान आप करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति डैश कहलाती है। तो स्पर्श के कारण पौधों में जो दिशात्मक विकास होता है उसको हम लोग थिग्मोनेस्टी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, थिग्मोनेस्टी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग जियोट्रॉपिज्म की, तो वो क्या है? तो वो है आपको गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधों के भाग में जो गति होती है ना, उसी को हम लोग जियोट्रोपिज्म कहते हैं। उसके बाद फोटोट्रोपिज्म हम कहते हैं किसको? तो फोटोट्रोपिज्म कहने का मतलब कि प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों के भाग में जो गति है उसको कहते हैं। और रसायनों के प्रतिक्रिया में पौधों के भाग में जो गति होती है उसको हम लोग केमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इन सभी को ध्यान में आप रखेंगे कि जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के कारण, फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश के प्रतिक्रिया के कारण, और रासायनिक के प्रतिक्रिया के कारण आपको केमोट्रोपिज्म कहते हैं। इन सभी को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि डैश सबसे छोटा जीवित पंछी है। तो हमिंग बर्ड जो है ना, वो सबसे छोटा जीवित पंछी है। और सबसे बड़े पंछी की हम बात करें तो वो होता है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमिंग बर्ड, तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो देखिए, अमीबा जो है ना, अमीबा एक कोशिकीय होता है, ना कि बहुकोशिकीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, अमीबा जो कि एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता है। ठीक ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो आपको चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। और चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो परिसंचरण प्रणाली यानी कहने का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट आपको खोज देखना है इसमें। तो देखिए, सर्कुलेटरी पार्ट अब सिस्टम का पार्ट नहीं है, पूछ रहा है ना, प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, कोशिकाएं वो आपको सर्कुलरी सिस्टम का पार्ट है, शिराएं यानी वेन, उसके बाद धमनियाँ, ये सभी क्या हैं? तो ये परिसंचरण प्रणाली के हिस्सा हैं। लेकिन विली जो है ना, विली ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि यह आपको पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये आपको पाचन तंत्र का हिस्सा है, न कि परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो नीली क्रांति यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। उसी के साथ आप और भी ध्यान में रखेंगे, जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है,
रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सोना जो है ना वो सबसे अधिक तन्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, सोना। अगला प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके अपने से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सेट लगाने में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं डायलिसिस, यानी डायलिसिस के द्वारा खून से जो अतिरिक्त द्रव निकालने की प्रक्रिया होती है, यानी खून को आपको प्यूरिफाई करने का काम जो किया जाता है वो डायलिसिस कहलाता है। और डायलिसिस जो है ना वो आपको रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है, ठीक ना। जिनका किडनी खराब हो जाता है अंत में उनको डायलिसिस के द्वारा बहुत दिनों तक जीवित रखा जा सकता है, ठीक ना। तो ये डायलिसिस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कैल्शियम जो है ना पानी के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है ना उत्पन्न करता है। तो पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करता है? तो कैल्शियम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो पत्ती की जो निचली सतह पर छोटे छिद्र होते हैं ना उसको रंध्र कहते हैं, यानी एस्टोमेटा, जिसको एस्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग ये सभी मूत्र प्रणाली के हिस्से हैं, लेकिन ब्रांकाई जो है ना ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि यह श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है, जबकि श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ठीक ना। और बाकी सभी मूत्र प्रणाली के हिस्से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन किया जाता है, जाइलम द्वारा जल का परिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो जो भोजन बनता है ना, तो जो पत्तियां भोजन बनाती हैं तो भोजन को अन्य भागों में ले जाने का काम, पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। यानी कि एक तरह से हम कहें तो भोजन का परिवहन, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा और पौधों में जल का परिवहन आपको जाइलम द्वारा। तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। तो दोनों को आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? यानी आपको आनुवांशिक रूप से ठीक उसी के जैसा दूसरा व्यक्ति उत्पादित कर देना, तो कहलाता है क्लोनिंग, यानी क्लोन जो बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्लोनिंग। और सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था वो एक भेड़ का बनाया गया था और जिसका नाम था डॉली, जिसका नाम था डॉली। और ये बनाया गया था 1997 में और इस डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कि मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं जैव संसाधन। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो संसाधन हमें सजीवों द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, और जो संसाधन हमें निर्जीव द्वारा प्राप्त होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो ये आपको मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, ये सभी मत्स्य और पशुधन, ये क्या है? ये आपके सजीव हैं। तो सजीव से प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सजीव, जैव संसाधन। अगर वहीं निर्जीव से होता तो वो हो जाता अजैव संसाधन।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न है कि सौर मंडल की खोज किसने करी थी? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने करी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु नहीं है पूछ रहा है ना, तो देखिए चांदी जो है ना ये मिश्रित धातु नहीं है, जबकि टांका, पीतल और कांसा ये सभी मिश्र धातु हैं। टांका आपको सीसा और टीन से मिलकर बना है, पीतल आपको कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, और कांसा आपको कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। यानी तीन जो है मिश्र धातु है, लेकिन चांदी आपको मिश्र धातु नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क डैश तंत्र का हिस्सा है? तो मस्तिष्क जो है ना वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसके साथ ही आप ध्यान में रखेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क का जो वजन होता है, भार होता है, वो आपको 1350 ग्राम से लेकर आपको 1450 ग्राम तक होता है, तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या था? अभी मैंने पहले बताया आपको कि वो था डॉली, जिसको बनाया गया था 1997 में और उसकी मृत्यु 2003 में हो गया था। तो डॉली उसका नाम था जो भेड़ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय का बागबान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। कहता है कि विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। ये बिल्कुल कम तो कर रहा है, लेकिन जलाने का तरीका सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। बिल्कुल इसको कंपोस्ट बनाने के लिए हम प्रेरित करेंगे, तो ये एक सही तरीका कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी ही होगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में है। पहले इसको आपको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो तीनों नाम आप याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट, हेली नेशनल और आपको रामगंगा नेशनल पार्क, जो वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पंछी कौन है? तो मैना है। मैना जो है ना अपने गर्दन को एक झटके से आगे पीछे कर सकने वाला एकमात्र पंछी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, मैना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 54 नंबर प्रश्न है, 74, कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको दाचीग्राम जो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो आपको हंगुल मृग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दाचीग्राम, जम्मू और कश्मीर, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, दाचीग्राम। वहीं सरिस्का की बात करें तो सरिस्का आपको राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट आपको कहाँ है? अभी हमने बताया आपको जिम कॉर्बेट उड़ीसा में है। उसके बाद आपको जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, और रानीखेत भी आपको उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट और रानीखेत ये दोनों आपको उत्तराखंड में, और सरिस्का राजस्थान में, और दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, जो कि हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। परजीविता यानी एक को फायदा पहुंच रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, तो इसे परजीविता कहेंगे। और जब दोनों को फायदा एक दूसरे से हो रहा है तो उसको सहजीविता कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पंची को कम करने में मदद करती है? तो देखिए स्थानीय रूप से जो उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन है ना, ये आपको कार्बन पदचिह्न को कम करने में सहायक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
उस जोड़ी की पहचान कीजिए जो कीड़े के लार्वा के उदाहरण हैं। तो कीड़े के लार्वा के उदाहरण है कौन? सुंडी एवं इल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का जो सबसे लंबा पेड़ है वो रेडवुड है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है? रेडवुड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो मानव द्वारा जो उपग्रह स्थापित होते हैं वो बाह्य मंडल में होते हैं। तो बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फीयर या कह लें वायुमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी होगा, एक्सोस्फीयर। ठीक ना, इसी मंडल में आपको मानव द्वारा जो उपग्रह होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। वहीं बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल में जो है ना वो वायुयान यानी एरोप्लेन उड़ाने के लिए आदर्श मंडल इसी को माना जाता है। बात करें क्षोभ मंडल की, तो इस क्षोभ मंडल में जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे बादल का गरजना, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सभी इस क्षोभ मंडल में होते हैं। तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तलापता है एक, तो यह एक अलपता रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और ये रक्तलापता रोग जो है ना वो विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। विटामिन B12 के कमी के कारण यह रोग होता है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो वो बना होता है आपको नाइक्रोम का, यानी हीटर में जो एलिमेंट लगाया जाता है वो नाइक्रोम का बना होता है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न आता है कि बिजली के बल्ब में का जो एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। बिजली का बल्ब का टंगस्टन से बना होता है और विद्युत हीटर का आपको नाइक्रोम से बना होता है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगला प्रश्न है, जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह है आपको गति का जड़त्व नियम। ठीक ना, गति का जड़त्व नियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोजाइनिनॉल और टर्फिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए, इसको मिश्रण को हम अगर कहें तो ये इसको डिटॉल कहते हैं। ठीक ना, और यह एक प्रतिरोधी होता है। यह एक प्रतिरोधी होता है और प्रमुख रूप से एंटीसेप्टिक के रूप में यह जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, प्रतिरोधी। अगला प्रश्न है कि भार का इकाई क्या है? तो भार का जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। यानी विटामिन के कमी के कारण आपको रक्त का थक्का नहीं बनता है, और जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में खून बहने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, विटामिन के। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, भूतापीय नवीकरणीय ऊर्जा है, जीवाश्मों से ऊर्जा यानी ये आपको परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है। आपको स्रोत है, कहने का मतलब कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्मों से ऊर्जा, ये आपको नवीकरणीय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो ये रहती है 0.1 सेकेंड तक, 0.1 सेकेंड तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की आपको परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। और वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकण आपको परागकोश में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो ये करती है निस्यंदन विधि द्वारा यह किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि वी आई लेनिन का संबंध किससे है, तो वी आई लेनिन का संबंध रूस के 1917 के रूसी क्रांति से है और लेनिन के नेतृत्व में ही रूस के जार को हटाकर मजदूर और किसान की सरकार बनी थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है वी आई लेनिन, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो ये है आपको कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है और ये कांडला बंदरगाह जो है ना वो आपको कहाँ है, गुजरात में है, तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माओ डी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था, तो माओ डी डोंग जो था वो चीन का नेता था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र नेता कौन है, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत, जो आपको भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1957 में। कब? 1957 में इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, तो ये ध्यान में आपको रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखी है, तो ये लिखी है दांडी ने, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, तो उबेर कप आपको महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो ये किया था आपको बुलडोजर बाबा के क्षेत्र में, यानी अवध के क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य के शासक थे, तो ये थे आपको गौड़ साम्राज्य के शासक थे। और राजा शशांक से एक चीज़ और भी ध्यान में रखेंगे आप कि यह शैव धर्म का अनुयायी थे और इन्होंने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इन्होंने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो इसका करेक्ट इस प्रश्न का आपको करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था, तो ये किए थे बाघा जतीन ने, और यह बाघा जतीन जो थे यह युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, बाघा जतीन। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पंचायतों एवं तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, और 1992 में देखें तो आपको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1991 से लेकर 1996 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, और इस भाव चित्रात्मक लिपि को बाद में ब्राह्मी लिपि से इसका संबंध बताया गया था कनिंघम के द्वारा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये भाव चित्रात्मक विधि जो कि ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। और ब्राह्मी लिपि जो कि आपको बाएं से दाएं के तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं के तरफ, यानी बाएं से दाएं के तरफ ये आपको ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, और एक होती है खरोष्टी लिपि जो कि आपको दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पहला मुगल बादशाह कौन था, तो हम सभी जानते हैं कि जब भारत में मुगल वंश की स्थापना जो किया था वो बाबर द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाबर। और बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है, तो हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सांची का जो स्तूप है वो आपको बौद्धों के लिए है, तो ये इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा,
बौद्ध हो गया, यानी चेतियागिरी बिहार जो है वो सांची में मनाया जाता है और एक बौद्ध धर्मावलंबियों का यह एक महान पर्व है चेतियागिरी बिहार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है जिनेवा में, तो उसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है, तो मल्चिंग किसको कहा जाता है, तो देखिए पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल और आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है और इसी को मल्चिंग कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है थिम्पू कहाँ की राजधानी है, तो थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू है और आपको उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिणी कोरिया की राजधानी भी आप ध्यान में रखेंगे सियोल है और थाईलैंड की राजधानी आपको बैंकॉक है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। तो भूटान थिम्पू जो है वो आपको भूटान की राजधानी है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, तो 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा 1955। अगला प्रश्न है 108 कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो देखिए यह जो है सोवियत संघ का प्रचलित योजना था जिसके आधार पर भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ था, तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो आपको रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में करा गया था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का विषाद यानी बिहार का क्या कहते हैं, बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहते हैं और दामोदर नदी जो कि आपको बंगाल का शोक है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया था, तो देखिए ये तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर के प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया था, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से अपनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, जापान के संविधान से यह लिया गया था। अगर बात करें कनाडा के संविधान से, तो देखिए कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया था, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति को अपनाया गया था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। और ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से आपको विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता इत्यादि को लिया गया था, ठीक ना, और ये इतना ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, तो भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 34 के द्वारा किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन आपको लागू किया जा सकता है, यानी मार्शल लॉ को लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो अहमदनगर की चांद बीबी जो थी उन्होंने अकबर का विरोध किया था और अंत में इनकी मृत्यु 1599 में सेना के द्वारा कर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है,
तो ये जो है आपको अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। तो ये आपको ये जो है चीन से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है वो अर्जेंटीना की मुद्रा है। पेसो जो है वो अर्जेंटीना की मुद्रा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। ब्राज़ील की मुद्रा की बात करें तो ब्राज़ीलियाई रियाल, ये आपको ब्राज़ील की मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा की बात करें तो मलेशियाई रिंगित, ये आपको मलेशिया की मुद्रा है। तो इस प्रकार आप इन सभी को भी ध्यान में रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी पेसो जो है वो अर्जेंटीना देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ आपको गुरु अंगद द्वारा किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इस गुरुमुखी लिपि से आप ध्यान में रखेंगे कि जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपको गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया है? तो ये आपको गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। और गुरुमुखी लिपि जो है ना वो पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिपि है, ये भी चीज़ आप में ध्यान में रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119 कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया है? तो वो है राजस्थान, जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है, जिसमें मैं कहूँ तो एक जिला परिषद या पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। सरपंच और अन्य पद पे चुनाव लड़ने के लिए आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है। और वहीं प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घर में शौचालय है, यानी आपके घर में यदि शौचालय नहीं है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये आपको नियम बनाया गया है राजस्थान के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो देखिए असत्य कौन कौन से हैं खोजना है। तो देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो बिल्कुल ये कथन आपको सत्य नहीं है, ये कथन आपको सत्य है, असत्य नहीं है, गलत नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं वो समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और समानता के लिए ही बनाए गए थे, इनके लक्ष्य यही थे। और आगे देखेंगे अगला जो कथन है, देखते हैं कि सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। ये भी सही है, ठीक ना, ये भी सही है। तो देखेंगे ये असत्य पूछ रहा है, यानी दोनों कथन हमारा सही है, गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। न तो एक और न ही दो, इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है, असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान है और 9 में आपको नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है, ठीक ना। और 9 आपको सहकारी समितियां हैं, तीनों आप ध्यान में रखेंगे। 9 पंचायत आपको 9 नगर पालिका और 9 आपको सहकारी समितियां। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पंचायत, तो यानी भाग 9 में इसका जिक्र है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये करता है दिफू दर्रा, और ये दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो कानूनी अधिकार था
वो आपको संपत्ति अधिकार था, वो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये आपको इस मौलिक अधिकार को, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसके लिए अनुच्छेद 300A रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कामेत, नमचा बरवा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये नदी नहीं है, ज्वालामुखी भी नहीं है, हिमालय में रहने वाली जनजातियों के नाम भी नहीं है, ये पर्वतीय चोटियों के नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से लेकर 1003 तक शासन किया था? तो दिद्धा की जो उत्पल वंश की रानी थी, ठीक ना, उत्पल वंश की जो रानी थी दिद्धा, इन्होंने कश्मीर पे अपना शासन किया था 1980 से लेकर 1003 तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, कश्मीर। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो ये दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में ही करी गई थी और पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में यह अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसकी आत्मकथा शीर्षक का नाम सनी डेज है? तो सनी डेज आपको सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। यदि बात करें हम लोग सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर का जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। और सौरव गांगुली की आत्मकथा की बात करें तो ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो इन तीनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो क्रिकेट की पिच की जो लंबाई है वो 20.12 मीटर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये तो हो गया लंबाई। यदि हम लोग चौड़ाई की बात करें तो 10 फीट इसकी चौड़ाई होती है, यानी इसकी लंबाई आपको 20.12 मीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है क्रिकेट पिच की तो वो होती है 10 फीट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो आपको अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण और महाभारत दोनों का फारसी में अनुवाद इन्हीं ने किया था, कादिर बदायूनी ने। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे आप कि रामायण और महाभारत दोनों का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और महाभारत के जो फारसी में अनुवाद है उस पुस्तक का नाम आपको रजनम्मा के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और एक मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में लंदन में भी हुई थी। तो दोनों आप याद में रखेंगे, इंग्लैंड में भी हुई थी 1908 में और भारत में 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी को सुनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपको शेरशाह सूरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का जहाँ जन्म हुआ था वहीं पे उनका मकबरा भी है। तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और ग्वालियर में ही उनका मकबरा भी है। तो ये आपको करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ग्वालियर। अगला प्रश्न है कि अशोक का मानसेहरा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो मानसेहरा आपको शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है। अभी मैंने खरोष्टी लिपि को बताया कि खरोष्टी लिपि जो है वो आपको दाएं से बाएं के तरफ लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और ये दाएं से बाएं, ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय। तो आपको पंचायतों में आपको 29 विषय हैं
29 विषय हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और नगर पालिका के लिए 18 विषय होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये था M.K. गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर यानी मोहनचंद करम गांधी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो ग्राम पंचायत के संरचना में आपको निर्वाचित मुखिया शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, ये भी शामिल होते हैं। लेकिन पंचायत सेवक यह आपको सरकार द्वारा निर्वाचित सरकार द्वारा नियुक्त किया गया या कर्मचारी होता है, न कि ग्राम पंचायत की संरचना का में यह शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगरपालिका का अभी जो जिक्र है वो आपको अनुच्छेद 243 त से लेकर और य तक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250 के आधार पर संसद जो है ना राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है आपातकाल की स्थिति में, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो आपको सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार जो है ना वो सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तरफ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो ये किया गया है अब्दुल रहमान मक्की को, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 जनवरी से 17 जनवरी 2023 के बीच जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिक पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो ये की है निकी हेली ने, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं नील मोहन, तो इनका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो वो हैं सुरेखा यादव, और इसी के साथ यह जो सुरेखा यादव हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी बन गई हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला सुरेखा यादव और एशिया की पहली महिला लोको पायलट वो कौन है? वो भी सुरेखा यादव ही बन गई हैं। तो अगला प्रश्न है कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इम्फाल में, और इसकी जो विजेता हैं वो है नंदिनी गुप्ता। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और इस साल का जो इसका थीम है वो है सबके लिए स्वास्थ्य। क्या है? सबके लिए स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है कि विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सी इज वुमेन इन स्टीम किसने लिखा है? तो ये लिखा है एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह ने, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह। इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज